हेलो गाइस, आज हम देखेंगे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बाह्य निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं। बाह्य निर्मित स्थलाकृतियों में वो स्थलाकृतियाँ आएंगी जो ज्वालामुखी द्वारा धरातल के बाहर निर्मित की जाती हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आएगा आंतरिक स्थलाकृतियाँ। आंतरिक स्थलाकृतियों में वो आ जाएंगे जो धरातल के अंदर निर्मित की जाती हैं, ज्वालामुखी द्वारा धरातल के अंदर निर्मित की जाती हैं, उन्हें हम आंतरिक स्थलाकृतियाँ बोलेंगे। जो धरातल के ऊपर निर्मित की जाती हैं उसे हम बाह्य स्थलाकृतियाँ बोलेंगे। बाह्य स्थलाकृतियों में हम देखेंगे दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और फिर केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में हमने देखा कि इसमें लावा और पठार निर्मित होते हैं। लावा और पठार निर्मित होते हैं और फिर मेसा और बूटी बनते हैं। जब दरारी उद्गार होता है तो मैग्मा और लावा दरारों के माध्यम से बाहर निकलती हैं। मैग्मा और लावा दरारों के माध्यम से बाहर निकलती हैं। जब दरारों के माध्यम से बाहर निकलती हैं तो ये दूर तक फैलते हुए जाती हैं, क्योंकि ये दरारी उद्गार है। दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी बाहर निकलती हैं। तो इसमें क्षारीय लावा पाया जाता है। क्षारीय लावा पाया जाता है। क्षारीय लावा में क्या होता है? क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि बेसाल्ट की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब बेसाल्ट की मात्रा अधिक पाई जाती है तो लावा तरल अवस्था में होता है। लावा तरल अवस्था में होता है और ये दूर तक बहते हुए जाता है तो इस तरह से लावा पठार का निर्माण होता है या फिर लावा मैदान का निर्माण होता है। ये हो गया हमारा यहाँ पे लावा पठार या फिर लावा मैदान का निर्माण। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे मेसा और बूटी लिख रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लावा पठार और मेसा और बूटी कैसे बनता है। जब लावा मैदान को काट करके नदियाँ लंबवत अपर्दन द्वारा काट करके लावा मैदान को काट करके एकदम छोटा कर देती हैं और टेबल की आकार की आकृति बन जाती है। टेबल के आकार की आकृति इस तरह से बन जाती है तो इसे हम बोलेंगे मेसा बोलेंगे। और मेसा के छोटे रूप को हम बूटी बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। केंद्रीय उद्गार में हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो इसमें क्या होता है, केंद्रीय उद्गार जब होता है तो मैग्मा धरातल के अंदर से ऊपर धरातल को तोड़ के ऊपर आ जाती हैं और ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी छिद्र के माध्यम से बाहर निकलती हैं विखंडित पदार्थ। और विखंडित पदार्थ जब बाहर निकलते हैं विखंडित पदार्थ तो ज्वालामुखी छिद्र के आसपास ही जमा हो जाते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र के आसपास ही ज्वालामुखी पदार्थ आसपास ही जमा हो जाते हैं तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ज्वालामुखी धरातल को तोड़ करके बाहर आ गई है और फिर छिद्र के आसपास ही जमा हो रही है। यहाँ पे छिद्र के आसपास ही जमा हो गई है तो इस तरह से ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हुआ। उसके बाद जिस छिद्र के माध्यम से ज्वालामुखी पदार्थ बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी छिद्र बोलते हैं उसे हम। और ज्वालामुखी छिद्र के विस्तृत रूप को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी छिद्र के विस्तृत रूप को हम क्रेटर बोलते हैं और क्रेटर के विस्तृत रूप को हम काल्डेरा बोलते हैं। काल्डेरा के अत्यधिक विस्तृत रूप को हम सुपर काल्डेरा बोलते हैं। यहाँ पे हमने देखा ज्वालामुखी छिद्र को क्या बोलते हैं। ज्वालामुखी छिद्र जब धंस जाता है और फैल जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर के विस्तृत रूप को हम काल्डेरा बोलते हैं। काल्डेरा के विस्तृत रूप को सुपर काल्डेरा बोला जाता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि ज्वालामुखी शंकु कैसे बनता है। ज्वालामुखी शंकु जब ज्वालामुखी छिद्र के आसपास ज्वालामुखी पदार्थ जमा हो जाता है तो ज्वालामुखी शंकु बनता है। तो ज्वालामुखी शंकु कई प्रकार के बनते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे सिंडर शंकु क्या होता है? जब ज्वालामुखी छिद्र के माध्यम से विखंडित पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के आसपास ही जमा हो जाएं और ज्वालामुखी मैग्मा पाइप में ही फंसी रह जाए तो इसे हम बोलेंगे सिंडर शंकु। उसके बाद मिश्रित या परतदार शंकु में क्या होता है? एक परत इसमें मैग्मा की होती है, फिर दूसरी परत इसमें विखंडित पदार्थों की होती है। इस तरह से मैग्मा की परत और फिर विखंडित पदार्थों की परत दर परत पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परतदार शंकु या फिर मिश्रित शंकु। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? परपोषित शंकु में क्या होता है? परपोषित शंकु में
जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी छिद्र के आसपास ही ज्वालामुखी पदार्थ जमा हो जाता है। तो इस तरह से एक शंकु का निर्माण हो जाता है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होने के बाद उसके बाद ये ज्वालामुखी शांत पड़ जाता है। ज्वालामुखी पूरी तरह से शांत पड़ जाता है। जब पूरी तरह से शांत पड़ जाता है तो इसमें कुछ टाइम बाद फिर से विस्फोट होता है, फिर से ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये ज्वालामुखी छिद्र पूरी तरह से ढक चुका है, बंद हो चुका है, तो ज्वालामुखी पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब बाहर नहीं निकल पाते हैं तो दूसरी दरारों के माध्यम से बाहर निकलते हैं। दूसरी दरारों के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे आप बाहर निकल रही हैं और फिर ज्वालामुखी शंकु का निर्माण कर रही हैं। ज्वालामुखी शंकु पर ही छोटी छोटी ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण हो रहा है। इसे हम बोलेंगे परपोषित शंकु। परपोषित शंकु क्यों? क्योंकि ये इन्हें जो है पोषण देने वाला मेन शंकु है। मेन शंकु से यहाँ पे मैग्मा और विखंडित पदार्थ, ज्वालामुखी पदार्थ यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे परपोषित शंकु। उसके बाद क्या होगा? शिल्ड शंकु। शिल्ड शंकु में क्या होता है? जब ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलती हैं और बहुत तरल अवस्था में होती हैं तो दूर तक बहते हुए जाती हैं। जब दूर तक बहते हुए जाती हैं तो ये इनका ढालान कम होता है। इस तरह की जो शंकु बनती हैं, दूर तक बह कर जाती हैं, तो इसका इस तरह से जो स्थलाकृति बनती है, जो शंकु बनता है, उसका ढालान बहुत ही कम होता है, तो उसे हम बोलेंगे शिल्ड शंकु। तो ये हो गया हमारा केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। उसके बाद फिर हम देखेंगे आंतरिक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। आंतरिक स्थलाकृतियों में हम देखेंगे जब मैग्मा और लावा बाहर नहीं निकल पाती हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है और मैग्मा और लावा बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो इनकी तीव्रता कम होती है, ये बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो धरातल के अंदर ही जम जाती हैं और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो इसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनेंगी? हमने देखा बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक, इस तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इसको समझ लेते हैं हम। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम बैथोलिथ को समझते हैं। बैथोलिथ में क्या होता है? जब मैग्मा धरातल के अंदर इकट्ठा होकर के कहीं जमा हो जाती है तो इसे हम बैथोलिथ बोलते हैं। मैग्मा धरातल के अंदर कहीं इकट्ठा होकर के जमा हो जाती है तो इसे हम बैथोलिथ बोलते हैं। उसके बाद जब मैग्मा ज्वालामुखी पाइप में जमा होती है, ज्वालामुखी पाइप में यहाँ पे देख रहे हैं आप जमा हो रही है, लंबवत ज्वालामुखी पाइप में जमा होती है, तो उसे हम बोलते हैं डाइक, उसे हम बोलेंगे डाइक। फिर जब मैग्मा क्षैतिज अवस्था में धरातल के दरारों में क्षैतिज अवस्था में जमा होगी, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्षैतिज अवस्था में जमा हुई हैं, तो जब मैग्मा क्षैतिज अवस्था में जम जाएं तो इसे हम बोलेंगे सिल। उसके बाद फिर क्या आएगा हमारा? लेकोलिथ। लेकोलिथ में क्या होगा? जब मैग्मा गुंबदाकार आकृति में जमा हो, जब मैग्मा धरातल के अंदर किसी गुंबदाकार आकृति में जमा हो तो उसे हम बोलेंगे लेकोलिथ। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे लेपोलिथ। लेपोलिथ में क्या होता है? जब मैग्मा किसी कीपाकार आकृति में जमा हो जाए, मैग्मा धरातल के अंदर किसी कीपाकार आकृति में जमा हो जाए या फिर किसी बेसिन में जमा हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेपोलिथ। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे हम फैकोलिथ। फैकोलिथ में क्या होता है? फैकोलिथ जब मैग्मा वलन में जमा हो जाए, चट्टानों में संपीड़न के कारण वलन पड़ जाता है, वलन पड़ जाता है, फिर वलन में जो है मैग्मा जब जमा हो जाए, मैग्मा जब वलन के अपनतियों और अपनतियों में जमा हो जाए तो उसे हम फैकोलिथ बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। इसको आप अच्छी तरीके से फुल वीडियो में देख करके समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।